बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली बेस पे जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी होते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिल के हम डिस्कस करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक लाजमी देखिएगा। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि सामने आपके है। पहला क्वेश्चन, वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी लोकेटेड? हिंदुस्तान की जो पहली रिफाइनरी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो फर्स्ट रिफाइनरी जो है पेट्रोलियम की इंडिया की, वो दिग्बोई एक जगह है जो कि आसाम में है। ठीक है, आसाम में ये जगह है दिग्बोई। तो यहाँ पे जो है ये लोकेटेड है फर्स्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1901 को। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो दिग्बोई के अंदर फर्स्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी जो है लोकेटेड है, विच वाज कमीशनड ऑन 11th of December 1901। ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। दिग्बोई पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी है, आसाम बेस्ड रिफाइनरी है। 11 दिसंबर 1901 में जो है ये कमीशन हुई थी। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया और पहला है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। What is the sex ratio of India as per 2011 सेंसस? 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया का सेक्स रेशो क्या है? ठीक है, 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया का जो सेक्स रेशो है वो है 943 अपॉन 1000। ठीक है, अब इसके बारे में हम समझते हैं कि सेक्स रेशो है क्या। ये तो हमने पढ़ लिया कि 943 जो है सेक्स रेशो है इंडिया का। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सेक्स रेशो? सेक्स रेशो होता है नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, 1000 नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 1000 मेल्स के मुकाबले में कितनी मेल फीमेल्स आती हैं? ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा कि 943 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, तो ये सेक्स रेशो रहा है इंडिया का एज़ पर सेंसस 2011 कि अगर हम 1000 मेल्स को लें तो 1000 मेल्स के अंदर 943 फीमेल्स भी होंगी। तो दैट मीन्स फीमेल्स कम है एज़ कम्पेयर टू मेल्स 2011 सेंसस के मुताबिक। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है कि हमारे पास कि अभी एक लेटेस्ट डेटा हमारे पास आया है, जो कि ये है कि 2023 जो है हमारे पास 2023 डेटा, ये हमें बताता है कि इंडिया का जो सेक्स रेशो है, इंडिया का जो सेक्स रेशो है वो 1020 अपॉन 1000 है। मतलब हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो जो है देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा हो चुकी हैं मेल्स से। ठीक है, 2023 का जो डेटा आया हुआ है, ठीक है, 1020 फीमेल्स हैं और सिंपली 1000 मेल्स हैं। ठीक है, तो 20 जो है फीमेल ज़्यादा हो चुकी हैं पर 1000 मेल। ठीक है, ये 2023 का रिसेंटली डेटा है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जो है अभी हमें 2023 का पूछा नहीं जाता है, वहाँ पे अभी भी 2011 का ही पूछा जाता है। इसलिए वो ऑफिशियल सेंसस है, ऑफिशियली जो है उसको रिलीज़ किया गया है, इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, एग्जामिनर का मूड कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, हो गई ये बात भी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम ये देखेंगे कि इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है, वो है केरला।
केरला का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है। और सबसे लोवेस्ट स्टेट कौन सी है? हरियाणा, जिसका सबसे कम सेक्स रेशो। स्टेट की हम बात कर रहे हैं। स्टेट में नंबर 1 केरला है और स्टेट में बॉटम पे जो है वो हरियाणा है। अब इस केरला का जो सेक्स रेशो है वो कितना है? 1084। ठीक है, इतना सेक्स रेशो है, डिवाइड बाई 1000। ठीक है, और हरियाणा का जो है वो है 879/1000। ठीक है, ये है हरियाणा का। अगर हम स्टेट की में बात करें तो स्टेट कौन सी है इंडिया की जिसका सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है? वो केरला है। और हरियाणा जो है जिसका सबसे कम सेक्स रेशो है वो है हरियाणा। लेकिन अगर हम यूटी की बात करें, यूटी में ऐसी कौन सी यूटी है जिसका सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है? वो है पौंडीचेरी। ठीक है, वो कौन सी है? पुडुचेरी, पुडुचेरी है। ठीक है, और सबसे कम जिसका रेशो है वो है दमन एंड दीव एज पर सेंसस 2011। ठीक है, दमन, दीव, नागर एंड हवेली 2020 में जो है इनको एक ही यूटी बना दिया गया है। लेकिन ऑफिशियल अगर हम 2011 के डेटा उठा के देखें तब जो है दमन एंड दीव अलग एक यूनियन टेरिटरी थी। तो इसका यूनियन टेरिटरी में सबसे कम सेक्स रेशो है और पौंडीचेरी का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो पौंडीचेरी का रेशो जो है सबसे ज़्यादा था तो ये 1037 था और दमन एंड दीव का जो है टोटली 68 था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम फीमेल्स हैं दमन एंड दीव के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा सब कुछ सेक्स रेशो के बारे में। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम है एक बुक का नाम है। इसके ऑथर कौन हैं? तो ये इस बुक के ऑथर जो हैं वो हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ऑथर हैं किसके? इंडिया विंस फ्रीडम के। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे? प्लेइंग इट माई वे मतलब ये एक ऑटोबायोग्राफी है। तो इसको लिखने वाले कौन हैं? वो है सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी है, तो इसके ऑथर जो है वो है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस? ठीक है, मतलब कि हम किसी के ऊपर डिपेंड थे, अब हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। सेल्फ रिलायंस होता है कि हम किसी के ऊपर अब डिपेंड नहीं है, सब कुछ हम खुद से कर सकते हैं। तो ये बुक लिखने वाले कौन है? फार्मर RBI के गवर्नर बिमल जालान साहब। ठीक है, बिमल जालान साहब जो कि फार्मर RBI के गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने इस बुक को लिखा है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स ऑफ केरला? केरला का एक आर्ट फॉर्म है जो कि यूनेस्को की लिस्ट में है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इनटेंजिबल वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, तो एक ऐसा इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी यूनेस्को की लिस्ट में है, केरला से है, उसका नाम क्या है? तो वह है कुटियाट्टम। ठीक है, कुटियाट्टम जो है एक इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है जो कि केरला से बिलोंग करता है। ठीक है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हीरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हीरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शंस ऑफ मनी? मनी के फंक्शंस क्या है? मनी को हम यूज़ करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये सारे के सारे फंक्शन हैं मनी के। ठीक है, इंडिया ऑब्जर्व इज गुड गवर्नेंस डे। इंडिया ऑब्जर्व करता है गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, कब करता है ये? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को हर साल इंडिया गुड गवर्नेंस डे को ऑब्जर्व करता है। लेकिन उस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? जिसकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जो है इंडिया गुड गवर्नेंस डे को ऑब्जर्व करता है, तो वो है फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर इंडिया जो है गुड गवर्नेंस डे जो है ऑब्जर्व करता है। किस डेट को करता है? 25 दिसंबर को करता है। ठीक है, हमें शख्स का पता भी चल गया, डेट का पता भी चल गया, कौन सा डे तब ऑब्जर्व किया जाता है वो भी हमें पता चल जाए। 3 क्वेश्चन जो हैं बनते हैं, 3 के 3 हमने डिस्कस कर लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको पता है इकोनॉमिक टर्म है, तो इन्फ्लेशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन होता है कि कॉन्स्टेंटली जो है राइज इन प्राइसेस, ठीक है, कंटिन्यूसली कीमतों का बढ़ते जाना। महंगाई सिंपली मतलब महंगाई जो होती है उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। कंटिन्यूसली महंगाई बढ़ते जाना, चीज़ों की कीमतें बढ़ते जाना, गिरना नहीं, उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होता है, डिफ्लेशन। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफ्लेशन क्या होता है, कि कीमतों का कम होना, कीमतों का कम हो जाना, धीरे धीरे डाउनग्रेड होना, डिफॉल होना प्राइसेस में, उसको बोलेंगे हम डिफ्लेशन। लेकिन राइज इन प्राइसेस, ठीक है, उसको बोलेंगे हम इन्फ्लेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास एक और टर्म है, वो है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टैगफ्लेशन, ठीक है। अब ये स्टैगफ्लेशन जो है ये होता है कि जब इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा हो, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो, तो जब ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हों, ऐसी सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। महंगाई और बेरोज़गारी जब दोनों एक साथ चल रही हों और हाई चल रही हो, उस सिचुएशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी स्टैगफ्लेशन, ठीक है। और एक और टर्म है, वो है रिसेशन, ठीक है। रिसेशन टर्म हमारे क्वेश्चन में है। रिसेशन क्या होता है कि जैसे हम बोलेंगे जीडीपी कम हो रही है, जीडीपी जो है कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जब ऐसी टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं, जीडीपी में डाउनफॉल होना, इंटरेस्ट रेट बढ़ना, बेरोज़गारी का बढ़ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो उन चीज़ों में बढ़ के इकॉनमी को इफ़ेक्ट करना, या उन चीज़ों का कम होने की वजह से इकॉनमी को इफ़ेक्ट पड़ना, और जब ये सिलसिला 3-4 महीने तक रहे, 3-4 महीने कंटिन्यू रहे, तो ऐसी सिचुएशन को फिर हम रिसेशन कहेंगे, ठीक है। कि जीडीपी का कम होना, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना, बेरोज़गारी का बढ़ना, ठीक है। अगर ये 2-4 महीने कंटिन्यू ऐसी सिचुएशन रहती है, तो सिचुएशन को फिर जो है हम रिसेशन कहेंगे, ठीक है। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन कि अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो डिफ्लेशन है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन होता है महंगाई, डिफ्लेशन होता है महंगाई कम हो जाना, स्टैगफ्लेशन होता है कि इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसको स्टैगफ्लेशन बोलेंगे। और रिसेशन होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करने वाली जब कुछ चीज़ें जो हैं बढ़ जाएं या कम हो जाएं, जैसे जीडीपी कम हो जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, बेरोज़गारी बढ़ जाए, तो 2-4 महीने अगर ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है, तो वैसी सिचुएशन को फिर हम रिसेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इंडिया सेलिब्रेट करता है 26 ऑफ जनवरी एज रिपब्लिक डे। हमें पता है 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, 26 जनवरी, ठीक है। रिपब्लिक डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया था, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। हु प्रोपोज्ड द आइडिया ऑफ हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। किसने आइडिया दिया था कि इंडिया का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि 26 जनवरी को हर साल इंडिया जो है क्या करता है, रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेट करता है, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया सबसे पहले देने वाला कौन था, वो थे एम.एन. रॉय, मोतीलाल जो है। तो एम.एन. रॉय जो है, ये जो है फर्स्ट पर्सनैलिटी है जिन्होंने
आइडिया दिया था कि इंडिया का क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए जो है ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके जो है चेयरमैन भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी ये रह चुके हैं, ठीक है। एम एन रॉय जो है, इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था कि आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदी फिल्म काई पोचे, काई पोचे एक हिंदी फिल्म है, इज बेस्ड ऑन विच बुक ऑफ चेतन भगत। चेतन भगत की कोई बुक है, उस बुक के ऊपर बेस्ड है एक हिंदी फिल्म जिसका नाम है काई पोचे। और चेतन भगत की जो बुक है वो है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ की 3 गलतियाँ। इस गलतियों वाली बुक के ऊपर जो है एक फिल्म बेस्ड है, जिस फिल्म का नाम है काई पोचे। तो हमें ये भी पता चल गया कि 3 गलतियां मेरी लाइफ की, ये चेतन भगत जी जो हैं इनकी ये बुक है, और इस बुक के ऊपर बेस्ड एक फ़िल्म है जिसका नाम काई पोचे है, और ये हिंदी फिल्म है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया। विकीपीडिया जो है, जैसे आप पता है हम कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे जाएंगे और हम इस पे सर्च करेंगे, ठीक है। विकी एंड पीडिया, विकी का मतलब होता है क्विक, ठीक है, और पीडिया हो गया इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया आपको पता है इंसाइक्लोपीडिया किसको कहते हैं, विकीपीडिया, विकी और इंसाइक्लोपीडिया दोनों को मिला के विकीपीडिया बन गया। तो विकी का मतलब हो गया क्विक, जल्दी से कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है जब आप इस साइट पे जाते हो। तो इसके फाउंडर पूछा गया है, तो इसके जो फाउंडर है वो है जिमी वेल्स। फाउंडर जो है इसके कौन है, जिमी वेल्स। और साथ में एक और भी नाम जो है हमें एग्ज़ाम में बहुत बार देखने को मिलता है, लारे सेंगर, ठीक है। लारे सेंगर भी अगर ऑप्शन में हो तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये ठीक हो जाती हैं, या इन दो में से एक हो तो भी ठीक स्टेटमेंट, या तो लारे सेंगर होगा या तो जिमी वेल्स होगा ऑप्शन में, या तो फिर दोनों होंगे, तो आपने दोनों को करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म में भी थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी थे, पॉलिटी के भी थे, साइंस के भी थे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए, आई होप आपको कुछ ज़रूर नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको ज़रूरी सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।